मैं सड़क के किनारे ठेले पर फल बेचने का काम करता था। एक दिन एक अमीर औरत आई और कहने लगी कि मेरे पास नौकर का काम करोगे, 50,000 महीने दूंगी। 50,000 सुनकर मैं फौरन मान गया और मालकिन के घर चला गया। घर इतना बड़ा था कि मैं देखकर हैरान रह गया, लेकिन हैरानी इस बात की थी कि मालकिन अकेली रहती थी। मेरा नाम गगन है। मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब इंसान था, लेकिन दिखने में काफ़ी स्मार्ट था। मेरे हाथ में कोई खास हुनर नहीं था और ना ही मुझे ज़्यादा पढ़ाई करवाई गई थी। मेरी एक बहन थी जिसका नाम पिंकी था और वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत और सीधी लड़की थी। इस दुनिया में हम दोनों भाई बहन के अलावा और कोई नहीं था। हमारे माँ बाप बचपन में ही हमें छोड़कर इस दुनिया से चल बसे थे। कुछ रिश्तेदार ज़रूर थे, लेकिन वे हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ देने के बजाय हम पर हंसते थे, इसलिए हमने उनसे कभी मदद नहीं मांगी। मेरी बहन बहुत प्यारी थी। वह घरों में ट्यूशन पढ़ाने जाया करती थी और मैं ठेले पर फल बेचा करता था। इसी से हमारा घर चलता था। जब मेरी बहन ने कहा कि वह घर में ट्यूशन पढ़ाने जाएगी, तो मैं थोड़ी चिंता में पड़ गया, क्योंकि वह जवान हो रही थी। लेकिन चूंकि वह घर के अंदर ही बच्चों को पढ़ाने जाती थी, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। जिन घर वालों के यहाँ वह पढ़ाने जाती थी, उन्होंने उसे महीने के 5,000 रुपये देने शुरू कर दिए। इतने पैसे तो कभी मेरे भी नहीं बनते थे। मैं दिन भर धूप में बैठकर फल बेचता था, तब जाकर घर चलता था। इस तरह 6-7 महीने गुजर गए और उसकी तनख्वाह 2,000 रुपये और बढ़ा दी गई। अब वह महीने के 7,000 रुपये कमाने लगी और लगभग इतने ही पैसे मैं भी कमा लेता था। हम घर में 2 ही लोग थे, इसलिए हमारा गुज़ारा किसी तरह हो जाता था। कभी खाने को अच्छा नहीं होता, तो हम सूखी रोटी से भी काम चला लेते थे। लेकिन मैं जानता था कि ज़िंदगी इस तरह ज़्यादा दिन नहीं चल सकती, क्योंकि मेरी बहन की उम्र 19 साल हो गई थी। मुझे उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी और उसके लिए दहेज का सामान भी जोड़ना था। लेकिन इस तरह तो कोई बचत ही हो ही नहीं पा रही थी। एक दिन मैं सड़क पर बैठा फल बेच रहा था कि मेरे पास एक औरत आकर रुकी। वह कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर पास की बड़ी दुकान के अंदर चली गई। मैं उसी दुकान के सामने ठेला लगाता था। वह औरत काफ़ी अमीर लग रही थी। उसकी उम्र करीब 46 साल रही होगी। उसने काला चश्मा पहन रखा था। मुझे नहीं पता था कि वह चश्मे के पीछे से मुझे गौर से देख रही है। मेरे चेहरे पर हालत की थकान ज़रूर थी, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं देखने में अच्छा हूँ। वह कुछ देर बाद वापस आई और मेरे पास खड़े होकर बोली, यहाँ बैठकर कितने पैसे कमा लेते हो? शायद उसका समय नहीं कट रहा था, इसलिए बात करने लगी। मैंने कहा, मैडम जी, ज़्यादा नहीं बनते, लेकिन गुज़ारा हो जाता है। उसने कहा, इतने कम पैसों में घर कैसे चलता होगा? मैंने कहा, जैसे-तैसे चलाना पड़ता है और मुझे कोई दूसरा काम नहीं आता। मैंने मज़दूरी करने की भी सोची थी, लेकिन रोज़ दिहाड़ी नहीं मिलती। हज़ारों मज़दूर चौक में बैठे रहते हैं और कई खाली हाथ लौट जाते हैं। उसने कुछ पल मुझे देखा, फिर बोली, अगर तुम चाहो तो मेरे घर पर काम कर सकते हो। मैंने हैरानी से पूछा, कैसा काम? उसने कहा, घर की देखभाल करनी होगी, व्यवस्था देखनी होगी और ज़रूरी सामान लाना होगा। तनख्वाह 50,000 रुपये महीना होगी। यह सुनकर मेरे हाथ से फल गिरते-गिरते बचे। मैं अवाक रह गया। मैंने कहा, आप मज़ाक तो नहीं कर रही? गरीब आदमी का मज़ाक नहीं बनाना चाहिए। उसने शांत स्वर में कहा, मैं मज़ाक नहीं कर रही। अगर सीधे मदद दूँगी तो शायद तुम नहीं लोगे, इसलिए इसे नौकरी समझो। काम कम होगा, लेकिन तनख्वाह अच्छी होगी, ताकि तुम्हें सहारा मिल सके। उसकी बातों में बनावट नहीं थी। मुझे लगा शायद ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। मैंने धन्यवाद कहा तो उसने कहा, अभी मेरे साथ चलो, घर दिखा दूँगी। कल से काम शुरू कर देना। चाहो तो पहले ही तनख्वाह एडवांस भी ले सकते हो। उसने मुझे गाड़ी में बैठाया और अपने घर ले गए। घर बहुत बड़ा और सजा हुआ था। अंदर नौकरानियाँ काम कर रही थी। उसने बताया कि सफाई का काम पहले से तय है, तुम्हें सिर्फ देख-रेख करनी है और ज़रूरत का सामान मंगवाना है, यानी घर की ज़िम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी। यह सुनकर मेरे मन में एक अलग ही आत्मविश्वास आ गया। उसने कहा, चाहो तो रात में भी यहीं रुक सकते हो। मैंने कहा, सोचकर बताऊंगा। और अगले दिन साफ कपड़े पहनकर आऊँगा। उसने जाते समय मुझे कुछ पैसे एडवांस में दिए, जिन्हें मैंने संभाल कर रख लिया। घर लौटते समय मेरे कदम ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे, लेकिन मैंने तय किया कि यह बात मैं अभी अपनी बहन को नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो हम खर्च बढ़ा देंगे। मैं चाहता था कुछ महीने पैसे जोड़कर उसके लिए अच्छा दहेज तैयार करूं और फिर उसे अचानक खुशखबरी दूं। शाम को जब घर पहुंचा तो पिंकी ने कहा, आज बहुत खुश लग रहे हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, धंधा ठीक चला। उसने भी बताया कि अगले महीने उसकी तनख्वाह 2,000 रुपये और बढ़ जाएगी। अब वह 9,000 रुपये कमाएगी। मैंने उसे शाबाशी दी। हम दोनों ने सादा खाना खाया और सो गए, लेकिन मेरी आंखों में भविष्य के सपने थे। अगले दिन मैं बहुत ही सुबह उठ गया। मेरे मन में अजीब सा उत्साह था, जैसे ज़िंदगी ने अचानक करवट ले ली हो। मैंने अपने सबसे साफ कपड़े पहने जो मेरे पास थे और बाल ठीक करके घर से निकल पड़ा। रास्ते भर मैं यही सोचता रहा कि अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो कुछ ही महीने में मैं बहन के लिए अच्छा खासा पैसा जमा कर लूँगा और उसकी शादी की चिंता काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। जब मैं मैडम के घर पहुँचा तो गेट पर खड़े गार्ड ने मुझे सम्मान से अंदर जाने दिया। अब मैं वहाँ एक कर्मचारी के रूप में आ रहा था। यह एहसास ही मेरे लिए नया था। अंदर पहुंचकर मैंने दोनों नौकरानियों से
नम्रता से बात की और कहा कि आप लोग पहले की तरह अपना काम करती रहे, मैं सिर्फ व्यवस्था देखने के लिए हूँ। मैं किसी पर रोब नहीं जमाना चाहता था, क्योंकि मैं खुद गरीबी से उठा था और मेहनत की कीमत जानता था। धीरे धीरे मुझे घर का पूरा ढांचा समझ आने लगा, कौन सा सामान कब आता है, किस कमरे की क्या जिम्मेदारी है और कौन किस समय आता जाता है। मैं हर खर्च का हिसाब एक कॉपी में साफ लिखता था कि कोई गड़बड़ न हो। दोपहर करीब 12 बजे मैडम अपने कमरे से बाहर आई। उन्होंने मुझसे पूछा, सब ठीक चल रहा है? मैंने सिर झुकाकर कहा, जी सब व्यवस्थित है। उन्होंने मेरे काम की तारीफ की और कहा कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। यह सुनकर मेरे मन को सुकून मिला। दिन बीतते गए और मैं पूरी लगन से काम करता रहा। मैडम का रहन-सहन अलग था। वह देर से उठती, हल्का नाश्ता करती और अधिकतर समय अपने कमरे या ड्राइंग रूम में बिताती। घर में कई कमरे थे, पर रहने वाले सिर्फ वही थी। यह बात मुझे अक्सर सोच में डाल देती कि इतने बड़े घर में अकेलापन कैसा लगता होगा। 2 हफ्ते तक सब कुछ सामान्य चलता रहा। मैं समय पर बाजार से सामान मंगवाता, नौकरानियों से काम करवाता और शाम को घर लौटाता। घर आकर बेड से सामान्य बातें करता, लेकिन नौकरी की असली तनख्वाह का जिक्र नहीं करता। मैं मन ही मन हर महीने की रकम जोड़ता और सोचता कि 6 महीने में कितनी बचत हो जाएगी। एक शाम जब मैं जाने लगा तो मैडम ने कहा, आज थोड़ी देर रुक जाना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने सोचा शायद काम से संबंधित कोई निर्देश होगा, इसलिए रुक गया। नौकरानियां जा चुकी थी, घर में सन्नाटा था। मैं ड्राइंग रूम में बैठा इंतजार करता रहा। करीब 2 घंटे बीत गए, फिर वह सजी हुई बाहर आई और मेरे पास आकर बैठ गई। उन्होंने कुछ ऐसी बातें करनी शुरू की जिनसे मुझे ऐसे महसूस हुआ, मुझे लगा जैसे वे मेरे धैर्य और चरित्र को परख रही हों। मैंने तुरंत विनम्रता से कहा कि मैं यहाँ काम करने आया हूँ और अपनी मर्यादा नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, पर मैंने धीरे से अपना हाथ छुड़वा कर कहा कि कृपया मुझे जाने दें। अगर मेरे काम से कोई शिकायत है तो मैं भी नौकरी छोड़ दूंगा। तभी वो अचानक मुस्कुराई और बोली, घबराओ मत, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैंने देखा तुमने खुद को संभाला, तुमने साबित कर दिया कि तुम भरोसे के लायक हो। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक लड़की से मिलवाना चाहती हूँ, जिसे मैं अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। वह पास वाले कमरे में बैठी है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, पर उनके कहने पर मैं बैठक की ओर बढ़ा। वहाँ एक लड़की बैठी थी, जिसके लंबे बाल और सादगी भरा रूप देखकर मैं ठिठक गया। जैसे ही उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह मेरी अपनी बहन पिंकी थी। हम दोनों एक दूसरे को देखकर स्तब्ध रह गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ कैसे आ पहुंची। तभी मैडम भी वहाँ आ गई और बोली, शायद मुझे पहले पूरी बात जान लेनी चाहिए थी। पिंकी जिन बच्चों को पढ़ाती थी, वे मेरी रिश्तेदार के बच्चे हैं। वहीं से हमारी पहचान हुई। उसने अपने परिवार की कठिनाइयों के बारे में बताया और मैंने सोचा कि उसके लिए एक अच्छा और ईमानदार लड़का ढूंढूं। मुझे क्या पता था कि वह तुम ही हो और तुम दोनों भाई बहन हो। हम दोनों शर्मिंदा भी थे और भावुक भी। मैंने बहन से कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसने जवाब दिया कि आपने भी तो अपनी नौकरी की सच्चाई छुपाई। हम दोनों को एहसास हुआ कि हम एक दूसरे की भलाई के लिए ही सच छुपा रहे थे। मैडम ने कहा, अब गलतफहमी दूर हो गई है, आगे की सोचो। उस रात हम तीनों देर तक बैठकर बातें करते रहे और मैंने महसूस किया कि जिंदगी कभी कभी हमें परख कर ही आगे बढ़ाती है। उस रात की घटना के बाद मेरे और पिंकी के बीच कई गलतफहमियां साफ हो गई। हम दोनों को एहसास हुआ कि हम एक दूसरे से कुछ छुपाकर भी एक दूसरे की भलाई ही सोच रहे थे। मैडम ने हमें समझाया कि जिंदगी में भरोसा सबसे जरूरी होता है। अगर अपने ही एक दूसरे से बात छुपाएंगे तो मुश्किलें और बढ़ेंगी। पिंकी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि उसने हमारे माँ-बाप का अंजाम देखा है, कैसे आपसी अविश्वास ने उनका घर तोड़ दिया था, इसलिए वह हर रिश्ते से डरती थी। उसे लगता था कि कहीं उसके साथ ही वैसा न हो जाए। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता और हर रिश्ता टूटने के लिए नहीं बनता। मैडम हमारी बातें ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने कहा कि वह खुद भी धोखे का दर्द झेल चुकी है, इसलिए चाहती है कि पिंकी की ज़िंदगी सुरक्षित हाथों में जाए। यही वजह थी कि उन्होंने पहले मुझे परखा और फिर ये सोचा कि अगर मैं सही निकला तो पिंकी से मेरी बात करवाई जाए। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि हम दोनों पहले से ही भाई बहन हैं। जब सच्चाई सामने आई तो वह खुद भी भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि अब जब सब साफ हो गया है तो वह पिंकी की शादी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेंगी। मैंने तुरंत मना किया और कहा कि ये हमारा फर्ज है। लेकिन उन्होंने समझाया कि मदद लेना कमजोरी नहीं होती, अगर नीयत साफ हो तो साथ देने वाले भी मिल जाते हैं। अगले कुछ दिनों तक हम तीनों ने मिलकर सोच विचार किया। पिंकी ने भी हामी भर दी कि अब वह डर कर नहीं बल्कि समझदारी से फैसला करेगी। मैडम ने अपने जान पहचान में एक अच्छे परिवार का जिक्र किया। लड़का पढ़ा लिखा था और एक कंपनी में काम करता था। सब आपसी शांत और जिम्मेदार बताया गया। पहले तो मैं थोड़ा संकोच में था, लेकिन जब उस परिवार से मिलना हुआ तो मुझे सादगी और साफ गोई दिखी। मैंने खुलकर अपनी हालत बताई कि हम साधारण लोग हैं, ज़्यादा दिखावा नहीं कर सकते। लड़के वालों ने साफ कहा कि उन्हें दहेज नहीं चाहिए, उन्हें बस अच्छी
लड़की चाहिए। यह सुनकर मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। पिंकी ने भी जब उस लड़के से बात की तो उसे संतोष हुआ कि वह समझदार है और रिश्ते को इज्जत देने वाला है। कुछ कुछ ही हफ्तों में बात पक्की हो गई। मैडम ने शादी की तैयारियों में बढ़ चढ़कर साथ दिया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की शादी जैसी है। मैंने जो पैसे जमा किए थे वह भी जोड़ दिए गए। धीरे धीरे घर में रौनक बढ़ने लगी। कपड़े सिलवाए गए, सामान खरीदा गया और साधारण लेकिन सम्मानजनक तरीके से शादी की तैयारी होने लगी। रिश्तेदार जो पहले ताने मारते थे अब अचानक मीठी बातें करने लगे। लेकिन इस बार मुझे फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मुझे पता था कि असली साथ किसने दिया है। पिंकी की विदाई के दिन मेरी आंखें भर आई। उसने मुझे गले लगाकर कहा कि अब आप अपने बारे में भी सोचिए। मैं मुस्कुरा दिया, लेकिन दिल में खालीपन था। घर लौटकर जब मैं अकेला बैठा तो लगा जैसे ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा बदल गया है। पर उसी क्षण मुझे सुकून भी था कि मेरी बहन अपने नए घर में सुरक्षित और खुश है। मैडम ने मुझे ढांढस बंधाया और कहा कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़ी हल्की हुई है और अब तुम्हें अपने भविष्य की ओर देखना चाहिए। मैंने सिर झुका लिया क्योंकि सच यही था। जिंदगी अब एक नए मोड़ पर खड़ी थी और आगे का रास्ता अभी तय होना बाकी था। पिंकी की शादी के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा रहने लगा। पहले हम दोनों भाई बहन छोटी छोटी बातों पर हंसते थे। अब कमरे में उसकी आवाज़ नहीं ही गूंजती थी, लेकिन दिल में सुकून था कि वो अपने घर में खुश है। वह अक्सर फ़ोन करके बताती कि उसका पति उसका बहुत ख्याल रखता है और ससुराल वाले भी उसे बेटे की तरह मानते हैं। ये सुनकर मेरी मेहनत सफल लगती थी। मैं पहले से भी ज़्यादा लगन से काम करने लगा। मैडम अब मुझे सिर्फ कर्मचारी की तरह नहीं बल्कि अपने परिवार के सदस्य की तरह देखने लगी थी। उन्होंने कई बार कहा कि अगर मैं पढ़ाई आगे बढ़ाना चाहूँ तो वह मेरी मदद करेगी। शुरू में मुझे संकोच हुआ क्योंकि मैंने कभी अपने बारे में इतना सोचा भी ही नहीं था। लेकिन उनके कहने पर मैंने शाम को समय निकाल कर हिसाब किताब और सामान्य पढ़ाई दोबारा शुरू की। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि ज़िंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने का मौका भी देती है। मैडम अक्सर कहती थी कि इंसान की असली पहचान उसके चरित्र से होती है और वही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। उनकी बातें मेरे दिल में उतरती चली गई। कुछ महीने बाद उन्होंने मुझसे कहा कि उनकी जान पहचान में एक परिवार है जिनकी बेटी सादगी पसंद और समझदार है। अगर मैं चाहूँ तो वह मेरी मुलाकात करवा सकती है। पहले तो मैं हिचकिचाया, लेकिन फिर सोचा जब बहन की ज़िंदगी संवर सकती है तो मैं अपने लिए क्यों पीछे हटूँ। मुलाकात सादगी से हुई। लड़की ने मेरे काम और मेरी जिम्मेदारियों के बारे में पूछा। मैंने बिना झिझक सब सच बताया कि मैं कहाँ से आया हूँ और कैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसने मेरी सच्चाई की कदर की और कुछ समय बाद दोनों परिवारों की सहमति से हमारा रिश्ता तय हो गया। शादी सादगी से हुई लेकिन दिल से हुई। उस दिन मुझे लगा कि ज़िंदगी ने मुझे मेरी ईमानदारी का इनाम दिया है। आज भी मैं उस घर में काम करता हूँ, लेकिन अब मेरे सपने और बड़े हो गए हैं। मैं आगे चलकर छोटा सा अपना कारोबार शुरू करना चाहता था ताकि हमें मेहनत से आगे बढ़ सकूँ। मैडम अब भी हमारा साथ देती हैं और कहती हैं कि इंसान अगर सच्चा हो तो किस्मत भी उसका साथ देती है। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि सड़क किनारे ठेला लगाने से लेकर आज तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन हर मोड़ ने मुझे कुछ सिखाया। सबसे बड़ी सीख यही मिली कि हालत चाहे कैसे हो, अपने उसूल और मर्यादा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। भरोसा और मेहनत से ज़िंदगी बदल सकती है। मेरी बहन खुश है, मैं खुश हूँ और हमें यह यकीन हो गया कि दुनिया में आज भी अच्छे लोग मौजूद हैं जो बिना स्वार्थ किसी का सहारा बन जाते हैं। यही मेरी कहानी है और यही मेरा विश्वास है कि ईमानदारी का रास्ता भले लंबा हो लेकिन मंजिल ज़रूर देता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताना।